नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए, आज मैं कक्षा 10 हिंदी कृतिका भाग 2 के पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाऊंगी और साथ के साथ आपको याद भी करवाऊंगी। ये जो पूरा वाक्यांश है ना, ये पूरा मधु कांकरिया जी ने अपने घूमने, जहाँ वो सिक्किम की यात्रा करने गई थी ना, वहाँ का पूरा चरित्र विवरण करा है। तो चलिए, साना साना हाथ जोड़ी का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। जो मधु कांकरिया जी हैं, उन्होंने अपने इस पूरे पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। तो वो एक बार की ऐसी बात है कि वो अपने मित्र थी ना जो उनके साथ, उनको सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटॉक, वहाँ घूमने गई थी। वहाँ से वे युमथांग, लायुंग और कटायो गईं। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि हिमालय और उनकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ खुद को भी बदलता हुआ महसूस कर रही थी। तो ये देखिए, ये आपको इसमें हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सब पहाड़ उन्होंने अपनी आँखों से देखा था और यहाँ की जो सुंदरता थी वो उनके शब्दों में आप सबको भी महसूस होगी। मेरे जो विस्तार से मैंने इस पूरे पाठ का विवरण किया है ना अपने पिछले वीडियो में, उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा, तो देखिएगा ज़रूर। तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको वहाँ। लेखिका का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया था। कभी वे प्रकृति प्रेमी, कभी विद्वान संत, और कभी मतलब किसी को भी देखती थी तो उनका दर्द खुद समझती थी। और वहाँ पे उन्हें एक नेपाली युवती मिली जिससे उन्होंने ये प्रार्थना सीखी, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में भी बताया उन्होंने। हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी इस पूरे पाठ से पता चलता है। तो चलिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा विवरण बता दिया। अब मैं आपको इस पूरे पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगी एक एक करके। तो आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको तुरंत याद होने चाहिए, क्योंकि हमने जब पूरी स्टोरी पढ़ ली तो क्वेश्चन आंसर तो आपको याद ही हो गए होंगे। बाकी हम और समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि जो झिलमिलाते सितारों की रोशनी थी ना, वो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि जो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाता गैंगटॉक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो जो शहर था, जब वो शहर के टॉप फ्लोर पे गई थी, वहाँ पे एक पहाड़ी एरिया था वो, तो वहाँ पे जब उन्होंने ऊंचाई से गैंगटॉक को देखा था, जो गैंगटॉक किसकी राजधानी है बताइए? सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जब उन्होंने ऊपर से देखा तो इतना सुंदर नज़ारा उन्हें दिखा कि नीचे पूरा लाइट लाइट दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक एकदम कोई जादू ही सौंदर्य सा हो गया हो। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का उत्तर हम समझते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। साकार प्रतिमा मतलब आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा था कि वो कितना सुंदर है। उनके जादुई सौंदर्य से लेखिका का सब कुछ स्थगित रह गया, मतलब वो एकदम स्तब्ध रह गई, मतलब चौकन्ना हो गई, अर्थहीन था, मतलब कुछ उसका व्याख्या ही नहीं कर पा रही थी, वो मुंह से बोल ही नहीं पा रही थी। और और जो उनकी जो चेतना थी वो अतीन्द्रियता में डूब गई थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदरता का कैसे बखान करें। उसे लगा कि उनके भीतर ब्रह्मा की सिर्फ, उनके भीतर और बाहर सिर्फ ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। उनके मन में भव्य उजाला फैल गया। इस प्रकार वो सम्मोहित हो गई, मतलब उन्होंने अपने पूरे अंदर के भावों से वहाँ की सुंदरता का इस तरीके से बखान किया है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये मेहनत कश बादशाह मतलब क्या होता है। मतलब वो जो शहर है वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए वहाँ पे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहते हैं। चलिए, इसको समझते हैं।
गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़ों तथा पीठ पर बंधी हुई रस्सी की टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल को ज़मीन पर मारकर काम करती हैं। ऐसे कार्य करते हुए कई बार वे अपने प्राणों को भी गंवा बैठती हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, उनको 3-4 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है पहाड़ पे चढ़ के, और फिर वो वापस आके अपने घर का भी अपने माँ के साथ काम कराते हैं। तो इसीलिए भाई जो गैंगटॉक शहर है ना, उसे सच में मेहनत कर बादशाहों का शहर कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका आंसर तो आपको मैंने कहानी में ही बता दिया था। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। श्वेत पताकाओं का फहरना मतलब शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब शहर से दूर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं, याद रखिएगा, 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इन पताकाओं पे कुछ अलग मंत्र भी होते हैं। इसी प्रकार जब किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो रंगीन पताकाएं, या शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो वहाँ पे रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही स्वतः धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती हैं। तो समझ में आया। अब चलिए 4th क्वेश्चन समझते हैं। 4th क्वेश्चन, तो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला है। जितेन नार्गे, जितेन नार्गे कौन है बताइए। ड्राइवर, बिल्कुल सही पकड़ा। जितेन नार्गे लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहाँ के भौतिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिए। तो चलिए बताते हैं। सिक्किम भारत से लगा हुआ स्वतंत्र राज्य था। जो सिक्किम था वो भारत से लगा हुआ स्वतंत्र राज्य था। यह एक ऐतिहासिक व बादशाहों का शहर था। कभी शिलोंग, स्टॉक या यूमथांग बॉर्डर से लगते हुए स्थान था। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी थी, जो अत्यंत सुंदरता है, जहाँ पे इतनी सुंदरता है, जहाँ के लोग बहुत ही भोले और मेहनती हैं। ये भारत से मिलकर बहुत खुश हैं तथा अपने आप को इंडियन बताकर भारत के गौरव को और गौरवान्वित करते हैं। न जाने पहाड़ी रास्ता बनाने में कितने मेहनत कष्ट लोगों की बात जानी जाती हैं, फिर भी यह काम ज़ोरों से चल रहा है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में बताया गया है कि लोग बहुत गरीब हैं। वे महिलाएं बच्चों को साथ लेकर सड़क बनाने का काम करती हैं, परंतु ये अपने जीवन से हतोत्साहित नहीं हैं तथा खुशी खुशी जीवन यापन करती है। ये सच्ची में हमारे इंडिया के देशभक्त हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखी। अब पूरा भारत की आत्मा एक सी दिखने का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि एक चक्र को घुमाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेखिका सोचती है कि भारत आज़ाद होने पर भी मानसिक संकीर्णता तथा अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुआ। अब भी पूरे भारत में अंधविश्वास पर आस्था अडिग है। तो समझे ना, इसीलिए वो ये बात कहने लगी कि पूरे भारत की सच्ची में आत्मा एक सी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए वो बोलते हैं, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए यह पता चलता है कि एक कुशल गाइड के निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, एक कुशल गाइड में अपने क्षेत्र की भौतिक जानकारियाँ मतलब भौगोलिक जानकारियाँ होती हैं। भौगोलिक जानकारियाँ मतलब कैसे कैसे चलना है वो उसे पता होता है। नंबर 2, उसमें उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी जनश्रुति, दंत कथा
आदि की जानकारी होती है। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में छोटा छोटी कौन कौन सी दंत कथाएँ हैं। नंबर 3, उसमें वाक्य पटुकता एवं व्यवहार कुशलता के अलावा विनम्रता भी होनी चाहिए। वाक्य पटुकता मतलब होता है, वाक्य पाटुकता मतलब उसको बोलने का ढंग, उसका व्यवहार, उसके अलावा उसमें सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। तो समझे ना, ये सारी चीज़ें। नंबर 4 को समझते हैं। नंबर 4 के गुण, एक कुशल गाइड मृतभाषी एवं सहनशील होता है। नंबर 5, वह गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर भी होता है ताकि आवश्यकता आने पर वह गाड़ी भी चला सके। वह साहसी और उत्साही भी होता है जो खतरों का सामना करने से कभी नहीं डरता। तो ये नंबर 6 के गुण हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी गुण नज़र आता है तो आप वह भी अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। चलिए बताते हैं। लेखिका हिमालय को नगपति विराट मानती हैं। हिमालय की घुमावदार सड़कें कभी ऐसी सक्रिय आती हैं कि ज़रा सा चूके और सीधे खाई में। हिमालय पर्वत में बनी ये सड़कें जलेबी की जैसे घुमावदार होती हैं और रोमांचक के साथ भरी दिखाई देती हैं। पर्वत पर जमी हुई बर्फ़ ऐसी लगती है कि जैसे पिघलती हुई कोई पहाड़ पे चूना बिखर दिया हो, जो कभी कभी धूप से उड़ जाती हैं और कभी कभी हिमालय की गोद में बसा कटायो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर एवं 7 स्टार्स वाटरफॉल नामक झरने को देख लेखिका स्वयं को अभिषिक्त राजकुमारी महसूस करने लगती हैं। लेखिका आसमान छूने पर्वतों को फैल उठती हैं। जलप्रपात तिस्ता नदी की धार को देखती हैं। चिपकते चिपकते गुलाबी पत्थरों तथा अपूर्व सौंदर्य को देख स्तब्ध रह जाती हैं। इस स्वर्णिक सौंदर्य में उसने दैग के भूख का एहसास पाया, परंतु फिर काम करने वालों को खिलखिलाता एवं मंदमुग्ध देखा। तो देखिए, जो लेखिका थी ना, उन्होंने देखा कि जो यहाँ की जो सड़कें हैं वो वाकई में इतनी घुमावदार हैं कि उनको देख के उनके आसपास में जो चीज़ें थी वो भी उनको बहुत सुंदर लग रही थी। और जो बर्फ़ से लदा हुआ जो पहाड़ था वो उनको चूने के ऐसा लग रहा था, ऐसा कि चारों तरफ चूना फैला दिया हो, और जहाँ जहाँ चूना नहीं था वहाँ ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ पिघल गई हो। और जो आसमान था वो बिल्कुल नीचे आ गया था, पहाड़ ऊपर बिल्कुल टच कर रहा था। और मतलब तिस्ता नदी को देख के तो वो स्तब्ध रह गई थी, इतना कुछ अच्छा उन्होंने देखा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसी अनुभूति करती हैं। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मग्न हो गई थी। उसे प्रकृति अत्यंत रहस्यमयी और मोहक लगती है। इस सौंदर्य को वो ऐसी हो गई थी, किसी बुत सी माया और छाया के खेल की तरह दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू सा कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति लेखिका को ना समझ जानकर अपना परिचय देती हुई जीवन के विभिन्न रहस्यों के परिचय करा रही हो, ताकि लेखिका जीवन के रहस्यों से परिचित हो सके। तो आप भी इसको अपने मन से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रही हैं कि और इस इतने बढ़िया जगह पे इतना आनंद में डूबी हुई थी, लेकिन कौन से ऐसे दृश्य थे जिनसे वो दुखी हो गई, जो उन्हें अंदर तक टच कर गए। नंबर 1, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, उत्तर है इसका, लेखिका हिमालय के अनुपम सौंदर्य को देख मुग्ध सी एवं अलौकिक प्रकृति में डूबी थी, परंतु जब उसने कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थरों पर पत्थर तोड़ते देखा तो उसकी अतीन्द्रियता चकनाचूर हो गई। उसकी कोमल काया, हाथों में हथौड़े का तथा पीठ में बंधे झोले में उसके बच्चे को बंधे देख वह आदिवासी युवतियों की याद आ गई, जिन्हें उसने पालम और कुंभला के जंगलों में देखा था।
इन पहाड़ियों के हाथ इन पहाड़िनियों के जो वहाँ की औरतें होती हैं उनको पहाड़िनी औरतें कहते हैं। तो इन पहाड़िनियों को हाथ में पड़े टाँटे उसके फूल उनके फूल एवं पाँव मातृत्व तथा जीवन को जीने की श्रम साधना की कहानी कह रहे थे। इस स्वर्णिक सौंदर्य में भूख, मौत, दैत्य और जिंदा रहने की जंग से लेखिका को झकझोर दिया। दूसरा दृश्य उन फौजियों का था जो ऐसी सर्दी में भी रह रहे थे जहां पेट्रोल को छोड़कर बाकी सब कुछ जम जाता है। वाकई में ये तो बहुत झकझोर देने वाला दृश्य था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सैलानियों को प्राकृतिक की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करिए। तो देखिए उत्तर, सैलानियों को प्राकृतिक की अलौकिक छटा की अनुभूति करवाने में अनेक लोगों का योगदान होता है, जैसे कि खाद्य वस्तुएं एवं अन्य सुरक्षा के उपकरण बेचने वालों का, जो पर्यटकों की क्षुधा शांत करने के अलावा स्वादानुभूति कराते हैं। दूसरा, कैमरा, जूते, घड़ी, दूरबीन आदि किराए पर उपलब्ध करवाने वालों का, जो पर्यटकों की यात्रा को यादगार बनाते हैं। नंबर 3, वाहन चालक और परिचालकों का, जो पर्यटकों के मनोरम स्थान पर ले जाते हैं। नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट, गाइड का, जो पर्यटकों को विभिन्न जानकारियां देकर ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन करते हैं। नंबर 5, सड़क बनाने, भुजा ढोने में लगे मजदूरों का, जिनकी मदद से उन दुर्गम स्थानों तक हमें पहुंचने में आसानी होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट योगदान होते हैं। इसके अलावा अगर आपको भी कोई सूझता है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। तो चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या योगदान है। तो देखिए, आम जनता, देश की जो आम जनता है वो आम जनता नहीं वरन देश का आर्थिक स्थिति का विशेष स्तर है। इसी जनता के कारण जीवन का संतुलन बनता है। ये देश के विकास में योगदान देते हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाते हैं तथा देश की सेवा करते हैं तथा देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होकर भी कम लेकर ये समाज को बहुत वापस लौटा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो जान भी गंवा देते हैं तथा पूरी लगन और मेहनत से श्रम एवं साधन करते हैं। तो बहुत अच्छा है ये। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी प्रकृति का लगातार दोहन कर रही है। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, यह पीढ़ी विकास की दुहाई देकर लगातार भूमि प्रदन कर रही है तथा वृक्षों का अनाधुंध कटाई कर रही है। यह पीढ़ी नदियों में कारखानों एवं आदि का गंदा पानी, अपशिष्ट पदार्थ बहाकर प्रकृति के संसाधनों का शोषण कर रही है। इसके खिलाफ खिलवाड़ के कारण तापमान बढ़ रहा है तथा ऊंचाइयां तथा ठंड वाले स्थानों पर भी स्नोफॉल कम हो गया है। इसे रोकने के लिए हमें निम्न कार्य करने चाहिए। नंबर 1, इन जगहों पर कागज़ या अन्य उपयोगी पदार्थों का जलाना नहीं चाहिए। यथासंभव यहीं तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। पर्यटन स्थानों पर किसी प्रकार का खाली पैकेट या अवशिष्ट खाद्य पदार्थ या कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। इन स्थानों पर लगी कूड़ेदान का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो देखा कितनी इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है। आजकल हम इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं तो हमको खुद को सुधरना है। जब हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। तो चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया है। प्रदूषण के कारण और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आते हैं, चलिए बताते हैं। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल की कमी का उल्लेख किया गया है, परंतु प्रदूषण के कारण अन्य दुष्परिणाम जो सामने आए हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, प्रदूषण से वैश्विक तापमान बढ़ता है, जिससे ध्रुवों की बर्फ जल्दी पकड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण से जलवायु का चक्र प्रभावित हुआ है, जिससे
आसमान, वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। नंबर 3, श्वान संबंधी बीमारियां, अन्य प्रकार की नाना बीमारियां हुई हैं और उनकी वृद्धि अचानक होती जा रही है। नंबर 4, प्रदूषण के कारण कम बर्फ गिरने से प्राकृतिक सौंदर्य में भी कमी आ गई है। नंबर 5, बर्फ गिरने या ना गिरने की अनिश्चितता के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आने से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। और नंबर 6, कम बर्फबारी से नदियों का जलस्तर घट रहा है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कटाइयों पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आपकी क्या राय है? कटाइयों पर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, अतः लेखिका बर्फ का जमा कम ले पाई। जो बर्फ का मज़ा था वो कम ले गई, परंतु दुकान वहाँ पर ना होना भी वरदान है, क्योंकि अगर वहाँ बाज़ार होगा तथा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा तो तरह तरह के लोग वहाँ आएंगे जाएंगे, वे हर प्रकार का प्रदूषण फैलाएंगे। इस तरह उसकी सुंदरता में कुछ गंदगी का ढेर भी शामिल हो जाएगा। कटायो जो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है, लोग वहाँ भी गंदगी फैलाकर उसकी अनूठी सुंदरता को कम कर देंगे, तो अच्छा है वहाँ शॉप नहीं है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बताते हैं। साना साना हाथ जोड़ी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि प्रकृति हिम शिखरों से जल स्तंभन के रूप में पूरे संसार को पानी से सींचती है। बर्फ के रूप में प्रकृति शरद ऋतु में जल बटोर कर सेहत लेती है और सहेज लेती है, मतलब अपने पास रख लेती है। और जब ग्रीष्म की ऋतु के सब और पानी पानी की तरह ही मस्ती है, तब यही बर्फ की शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर सबके सूखे प्यासे होठों की प्यास बुझाती हैं। इस प्रकार प्रकृति अद्भुत तरीके से सृष्टि के लिए जल संचय करती है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह देश की कठिनाइयों से जूझते हैं? हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देश की सीमा पर बैठे फौजी हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं। वे अपने देश के लिए अपने परिवार, सुख सुविधा तथा ऐशो आराम को त्याग कर हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं। वे देश की रक्षा करने के साथ साथ आम जनता की भी सहायता करते हैं, ताकि अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों पर विकास कर रहे उनके साथ मिलकर रह सके। वे पहाड़ी इलाकों में रास्ते तथा टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है तथा आम जनता को जीने के लिए रोजगार मिलता है। ये ऐसी ठंड में रहते हैं जहाँ सब कुछ जम जाता है, परंतु अपने देश की जनता को चैन की नींद तथा सुख शांति देने के लिए वहाँ हमें हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें भी इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए तथा इनसे उत्साहित करना चाहिए। जो इनकी लोग हैं इन्हें उत्साहित करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साना साना हाथ जोड़े के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वो भी आसान भाषा में। आप भी इनको समझिएगा। तो चलिए अब इसके अलावा कुछ अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं बताती हूँ। लेखिका ने छाया और माया का अनोखा खेल किसे कहा है? दूसरा क्वेश्चन, पहाड़ के निवासियों का जीवन परिश्रमपूर्ण एवं कठोर होता है, स्पष्ट करिए। नंबर 3, लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की है? नंबर 4, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को दृश्य में क्या क्या अंतर दिखाई दिए? और फिर लास्ट क्वेश्चन, कवि लोग स्टॉक के बारे में जितेंद्र नारगी ने लेखिका को क्या क्या बताया? तो ये सारे क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये पूरे क्वेश्चन आपको देखिएगा और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करिएगा। जो नहीं आपको आए तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।